नमस्कार, मैं मानस मिश्रा। द न्यूज ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म ओनली न्यूज नेशन पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें खास प्रोग्राम हमारा राष्ट्र सर्वोपरि जो आप सभी देखते हैं और पसंद करते हैं। इन सबके बीच में जो खबर है, जो डिबेट है, जो उसका मुद्दा है, ये आज महज 24 घंटे भी नहीं बीते, जो सुशासन बाबू थे वो सुशासन बाबू पलटू चाचा हो गए। कैसे एक अमित शाह का मास्टर माइंड लगा यहाँ पर, और अमित शाह ने कैसे एक शांति बनाई, और उस शांति के बाद जो तूफान आता है वो तूफान, और शपथ लेने के बाद ही कैसे आखिरकार जो सुशासन बाबू पलटू चाचा हो गए, उनका अब जो 2024 में प्रधानमंत्री पद का सपना देख करके उन्होंने खेल खेला था, उसके रंग में भंग कैसे अमित शाह ने महज कुछ सेकंड में डाल दिया, आपको दिखाते हैं। और आपको बता दूं, एक खबर आपने सुनी रही होगी जहां पर आपने कई बार खबरें चली थी कि अमित शाह ने नीतीश कुमार को इससे पहले फोन किया था, लेकिन खबरें सूत्रों से ही आ रही थी, इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। और उसके अलावा कहीं से भी आपको नहीं लगा कि सुशासन बाबू के लिए बीजेपी ने कभी भी हाथ पांव मारा हो कि सुशासन बाबू एनडीए में बने रहें। आपको दिखाते हैं आखिरकार कैसे अमित शाह ने पूरा खेल खेला और कैसे इस जाल में खुद सुशासन बाबू पलटू चाचा उसमें फंस गए। और एक कहावत है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। माफ कीजिएगा नीतीश बाबू, हम आपके लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक कहावत कह रहे हैं। आप यहाँ धोबी के कुत्ते की बात मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कहावत दे रहा हूँ। शायद आप इसमें फिट बैठ रहे हैं, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। चलिए आपको डिबेट ओपन करते हैं, आप सभी से आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, और आपको इसी वीडियो में दिखेगा कि अमित शाह ने कैसे चंद सेकंड में सुशासन बाबू को पलटू चाचा बनाकर उनका करियर बर्बाद कर दिया। जो सपना देखते थे प्रधानमंत्री का, शायद वो मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाएंगे आने वाले चुनाव में, क्योंकि खेल ही कुछ ऐसा हुआ है। लिए चलते हैं विश्वेश की तरफ, और अब विश्वेश की तरफ इससे पहले लिए चलें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देखिए, एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, और आप सभी से एक कमेंट नीतीश कुमार के बारे में, एक कमेंट अमित शाह के बारे में, और एक कमेंट हमारे बबुआ जो छोटे से अभी हैं, जो 12वीं या 10वीं फेल है। अभी तो ये भी नहीं पता है कि 10वीं फेल है 8वीं फेल है, क्योंकि 10वीं के अमूमन मार्कशीट 10वीं तक ही आती है, उसके पहले की मार्कशीट मानी नहीं जाती। तो वो साहब अंगूठा छाप में क्या हैं, वो लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं, जो इस समय मुख्यमंत्री पद के सवार हो चुके हैं। विश्वेश क्या कहेंगे इस सब पे, और कैसे अमित शाह ने जो खेल खेला, ये आखिरकार ये जो शांति है किसी तूफान की चेतावनी दे रहा है क्या? देखिए, एक तूफान की चेतावनी तो दे ही रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बोलना गलत होगा कि ये अमित शाह ने नीतीश के साथ खेला। खुद नीतीश कुमार ने अपने साथ अमित शाह के द्वारा खेला करवा लिया। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पुराना एक विचार रहा है, जिसमें आप देखते होंगे कि कभी भी किसी व्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं निकाला। उसने नहीं कहा तुम चले जाओ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में लालच इतनी भर जाती है कि उनको फिर वो खुद के लिए गड्ढा खोद देते हैं। नीतीश कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नीतीश, आपने एक कहावत कही कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। देखिए, ये कहेंगे तो बुरा भी लगे, इस कहावत को कुछ यूँ कह लिया जाए कि धोबी का नीतीश ना दिल्ली का ना बिहार का। इनकी नज़र सीधे थी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पे, जिसके लालच में इन्होंने चीफ मिनिस्ट्री भी छोड़ दी और उसको थमा दिया तेजस्वी यादव के हाथ में। ये वही तेजस्वी यादव हैं जो पलटू चाचा नाम है, ये यही तेजस्वी यादव के द्वारा दिया गया है। और इन्हीं तेजस्वी यादव के जो पिताजी थे लालू यादव, उन्होंने भी एक दौरान बयान में कहा था कि नीतीश बाबू तो वो सांप हैं जो हर 2 साल में केचुली छोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आपने जो अब यहाँ एक बात कही कि अमित शाह एक बड़ा खेल कैसे कर सकते हैं, कैसे किया, ये भी आपको हम दर्शकों को बता दें। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का चुनाव, जहाँ पर राजभर लगातार एक के बाद एक बीजेपी पर हमलावर थे, लगातार बीजेपी को उल्टा सीधा सुनाए जाते, और फिर अचानक एक दिन आता है कि योगी आदित्यनाथ के साथ अमित शाह का फोन जाता है राजभर, और मीटिंग होती है, और उसके ठीक अगले दिन राजभर, जो कि अखिलेश यादव के साथ रह के भारतीय जनता पार्टी को भला बुरा कहते थे, वो तुरंत अखिलेश यादव पर हमलावर हो गए और कहा कि अखिलेश बाबू सही से नेतृत्व नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा, और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ सही नेतृत्व की वजह से जीत गए, हम उनके साथ हैं। और यहाँ पे फिर ये देखने को मिलता है कि अमित शाह ने भी नीतीश कुमार को फ़ोन किया। तो कहीं ये तो नहीं है कि अमित शाह और नीतीश कुमार, इन दोनों लोगों ने मिल के बिहार की पूरी सियासत में उथल-पुथल मचाने के लिए एक पूरा गेम ऑर्गेनाइज किया हो? ये भी हो सकता है, ये ऑर्गेनाइज किया हो, लेकिन मैं बताऊं आपको, नीतीश कुमार को जो लोग जानते हैं, जो सुशासन बाबू के नाम की बात करें, अभी पलटू से नहीं जाते हैं,
तो नीतीश कुमार की आदत रही है, क्योंकि 2005 से हम जाते हैं और 2022 तक आते हैं, 17 सालों में उन्होंने जो पलटी मारी है, वक्त वक्त रहते उन्होंने पलटी मारी है, और एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने का उनका पूरी तरह से रहा है। जो किचलू छोड़ने वाली बात आपने कही थी देसी भाषा में, आपको बता दें इस समय भी लालू प्रसाद यादव इस समय उसी कुचलू से कहीं ना कहीं खुश हैं, लेकिन आपको बता दें इतने भी भोले नहीं हैं अमित शाह, जो आपको लग रहा है कि सुशासन बाबू के साथ कुछ खेल खेल रहे होंगे, क्योंकि उनको इस समय अमित शाह को पता है, आपको अमित शाह को की पूरी सत्ता दिख रही है। 76 या 74 77 सीटों का मतलब सिर्फ आज 3 सीटों का आंकड़ा में फ़र्क है। तो अमित शाह को लग गया, सर्वे हो गया, उन्हें लग गया कि बीजेपी मोदी का जादू जो है वो इस समय बिहार में भी चढ़ के बोल रहा है। तो ऐसे में 2 साल तक वो जमीन बना रहे हैं, इसलिए 2 साल पहले ही अमित शाह को बता रहे हैं ऐसा शिकार बनाया है यहाँ पर नीतीश कुमार को अमित शाह ने कि साहब कि खुद से जो आदमी सुसाइड कर रहा हो उसके लिए अमित शाह ने कुछ नहीं किया, सीधे तौर पर चुपचाप बैठे रहे और सुशासन बाबू खेल खेलते रहे, और सुशासन बाबू का खेल यहीं ख़त्म हो गया। अब वो सिर्फ 2 साल मुख्यमंत्री तो रह लें, लेकिन 2024 में धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। साक्षी, देखिए, मेरा ये मानना है कि जो ये गठबंधन टूटा इससे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो नीतीश कुमार को भी होगा। मैं अपनी कोई बात करूँ उससे पहले मैं आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाती हूँ। जदयू के पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने मंगलवार को ये ट्वीट करा है कि यह एक अनैतिक व्यक्ति द्वारा गठबंधन तोड़े जाने पर भाजपा को अफसोस नहीं करना चाहिए, बल्कि कल बिहार में लड्डू बंटवाना चाहिए, क्योंकि सरकार की विफलता का ठीकरा अब उसके सर पर नहीं फूटेगा। तो ये बात जो कही है उन्होंने कि अब भाजपा को इससे अफसोस नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें लड्डू बंटवाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि देखिए 2020 में जो चुनाव हुए थे उसमें कहीं ना कहीं एनडीए ने ज़्यादा सीटें जीती थी जेडीयू से, और अब क्या होगा जब गठबंधन टूट गया है तो अब भाजपा खुलकर उभर कर आएगी और कुछ अपने मुद्दों पे खड़ी होगी और ज़्यादा सीटों पे भी लड़ेगी। मैं यहाँ पर इन्होंने साक्षी ने जो बताया, नाम लिया अजय आलोक का। अजय आलोक जेडीयू के सबसे अहम स्तंभ में थे। आपको बताएं कुछ दिनों पहले इनको पार्टी से निकाल दिया गया, और दूसरा नाम आपको बता दें, जब इन्होंने एक नाम ले लिया, दूसरा नाम बता दूं प्रशांत किशोर। पीके का भी बयान आ गया है। प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार को जो सत्ता में लेकर आए वो खुद कह रहे हैं कि आपको ये गठबंधन नहीं तोड़ना चाहिए था, आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, जनता ने आपके गठबंधन को वोट दिया था। या आप लोग ये इस चीज़ को करेंगे, याद करिए महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है, बीजेपी इस समय जो खेल रही है ना वो बहुत हाई लेवल का खेल रही है। आप सभी दर्शकों को बताइए ये बहुत हाई लेवल का खेल रही है, और वो जो भी इस समय मास्टर स्ट्रोक लगा रही है। महाराष्ट्र में उसने यूं ही नहीं सत्ता छोड़ी थी, 104 सीटों के बावजूद अमित शाह ने सत्ता छोड़ दी। आप समझते हैं क्योंकि उनको 104 सीटें नहीं चाहिए थे, उनको पूरे के पूरे सीटें चाहिए थे, इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना का पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजी कर कहते हैं। दोनों लाइनें यहाँ अमित शाह के लिए फिट बैठ रही हैं। उन्होंने खेला महाराष्ट्र में तो कर दिया, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी खेला पूरा नहीं हुआ है। मैं आपको बताऊं महाराष्ट्र में जो बच्चे लोग हैं ना जो शिवसेना चला रहे हैं, वो भी बीजेपी में शामिल होकर के शिवसेना का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यही मेरे ख्याल से नीतीश कुमार के साथ भी होने वाला है। यहाँ 1-2 नाम हमें और ध्यान में देना चाहिए। चिराग पासवान का नाम। चिराग पासवान वो व्यक्ति हैं जो 2020 में जब जेडीयू और बीजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, तो जहाँ जहाँ पे जेडीयू के लोग खड़े थे वहाँ पे चिराग पासवान ने उनके अपोजिट में अपने लोग खड़ा किए थे, लेकिन बीजेपी के समर्थन में रहे थे। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान का जो लजोपा पार्टी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी उसके साथ मिलकर आगे का नेतृत्व एक बड़ा नेतृत्व कर सकती है, क्योंकि एक आपने जो बात कही कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का एक बिलीव हरदम रहा है कि हम जहां भी आएंगे पूर्ण बहुमत से आएंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव ले लीजिए, कहीं का भी, महाराष्ट्र का चुनाव ले लीजिए, तो ये बिहार में भी हो सकता है। वहीं आप देखिए कि बिहार में एक हिस्ट्री रही है कि जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का जो नेता लालू और नीतीश के खिलाफ बोला है और जमकर लड़ा है, वो बिहार से सीधे दिल्ली बैठा दिया गया है। सुशील मोदी को ले लीजिए। सुशील मोदी एक बड़ा नाम है, हालांकि उनको नीतूश का पिट्टू का उनके ऊपर एक थप्पा लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं सुशील मोदी पर मोदी और शाह दोनों का हाथ है। तो सुशील मोदी, चिराग पासवान, ये कुछ ऐसे ट्रंप के इक्के हैं बीजेपी के पास जो अभी खुले नहीं हैं। खुलकर जब सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने कल जो बयान दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो के वाले दिन ही बिहार की जनता ने एक मुहिम दे दी कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ो, तो वो जल्दीबाजी पता चल मैं आपको बताऊँ, एक आपने बहुत अच्छी पॉइंट उठाए हैं, लेकिन मुझे लगता है ना जो आपने अभी नाम लिया उनके बेटों का, चिराग पासवान का नाम लिया,
मैं आपको बता दूं, चिराग पासवान पे बाद में आऊँगा थोड़ा सा, और चिराग पासवान की फ्लॉप और मतलब उनकी शख्सियत, उनके बारे में बाद में बात करूँगा। एक नाम इन्होंने लिया अभी, अजय आलोक। आपने अजय आलोक क्या? अजय आलोक जदयू के प्रवक्ता और जदयू के मैक्सिमम चीज़ों को वही हैंडल करते थे, और उनका छोड़ना पार्टी छोड़ना, देखिए हर चीज़ का अपने राजनीति में मायने है। उनका कुछ दिन पहले पार्टी में से छोड़ना, और नीतीश कुमार का एक बयान, नीतीश कुमार का आप सभी को एक बयान याद है, अभी नीतीश कुमार ने कहा कि भाजपा मेरे लोगों को तोड़ रही थी, समझ रहे? तो ये जो इस बयान को हम इतने हल्के में नहीं लेंगे। हो सकता है बीजेपी अंदर ही अंदर जो गेम खेल रही थी वो गेम शायद खेल चुकी हो, नीतीश कुमार को लगा हो कि शायद ये तो मुझे सेंध लगा रही है, और ऐसे में मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा चेहरा अजय आलोक भी निकलकर सामने आ सकते हैं। हम सुशील मोदी को कह रहे हैं, वो बीजेपी के हैं, लेकिन कभी भी एक चीज़ और है, कभी भी देश की राजनीति में बेटों ने कभी नाम नहीं किया है। तो इसीलिए मैं अभी चिराग पासवान की बात कर रहा था। चिराग पासवान में वो दम नहीं है जो वो कुछ कर पाएँ अपने दम पर। वो उनके चाचा जो हैं, इन लोगों का होता तो अब तक ये बहुत कुछ कर चुके होते। जब तक इनके पिताजी थे तब तक इनकी राजनीति थी, लेकिन अब मुझे लगता है रह सकते हैं अलायंस के तौर पर कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इनके अंदर उतना बड़ा पुनमन है कि इनको बिहार दे दिया जाए और इनको अलायंस के तौर पर बहुत बड़ा चीज़ें। यही तो अंतर है, यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में। देखिए, जेडीयू की तरह भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि वो डायरेक्ट तेजस्वी यादव की तरह 8वीं फेल को थमा देगी कि सत्ता हाँ ले लो, नहीं हो पाएगा। देखिए, आप क्यों उसका ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र वाली आपने बात बोली, ऐसे किसी के हाथ में सत्ता नहीं दे देते हैं ये लोग। यहाँ पे भी आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि चिराग पासवान उनके चाचा, अगर कहीं हम लोग देखें तो चिराग पासवान और उनके चाचा जेडीयू के लिए बिहार में सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बन सकते हैं, क्योंकि लगातार इनकी जो गतिविधियां रही हैं, लगातार इनका जो समर्थन रहा है, और कहीं ना कहीं पे इन लोगों ने कुछ टाइम में बिहार में एक नाम बनाया हुआ है। और इसके पीछे हम क्यों भूल जा रहे हैं बार बार कि एक चाणक्य बैठा हुआ है यहाँ पे। हम चिराग पासवान में वो ताकत है कि नहीं ये इसका पता नहीं, लेकिन किंग मेकर के पास वो है, और किंग मेकर अमित शाह है। स्पेस में यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नेतृत्व की। देखिए, 1 सीट 2 सीट ले आना पूरे उसको लेकर के नहीं होगा, एक नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। नेतृत्व क्षमता किसके अंदर है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय बीजेपी को बिहार में नेतृत्व क्षमता चाहिए। हमें अगर यूपी की बात करते हैं तो यहाँ पर नेतृत्व क्षमता, अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में नेतृत्व क्षमता किसके पास है, कौन मुख्यमंत्री था वो पूरा संभाल रहा है। ये आपने एक बात सही कही कि महाराष्ट्र में जिस तरीके के जो दिग्गज थे भारतीय जनता पार्टी के पास, वो कहीं ना कहीं इस वक्त बिहार में उनकी कमी है, इतने दिग्गज नहीं है उनके पास। लेकिन जो गिना चुने नाम हैं, सुशील मोदी हो गए और भी 2-3 नाम हैं, ये नाम कहीं ना कहीं पे जो इस वक्त दिल्ली में बैठे हुए हैं, ये नाम भारतीय जनता पार्टी के लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। देखिए, मैं एक बात बताऊँ, मैं इनकी तरफ बढ़ूँ, फडणवीस का नाम आता है महाराष्ट्र में। देखिए, चेहरा एक होता है कि चेहरा जिताऊ चेहरा होना चाहिए। अब भले ही आप केंद्र में बैठे हो, अमित शाह मोदी हैं, लेकिन योगी के बल पे चेहरा वोट जीता आता है। और अगर बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो वहाँ भी किसके बल पे, फडणवीस भी हैं वहाँ पे चेहरा। लेकिन अब अगर बात करें सुशील मोदी की बात करें, तो सुशील मोदी इस तरह से खुलकर नहीं आ पाए हैं। वो इन्हें एक चेहरे की ज़रूरत है। सोशल मीडिया में भी यही चल रहा है कि 22 साल हो गए, बीजेपी कहाँ सोती रह गई, एक चेहरा नहीं कर पाए, वहाँ बना पाई बिहार में। जो बिहार सबसे पिछड़ा था, गरीब था, वहाँ एक चेहरा नहीं दे पाई। ये सबसे बड़ा। और दूसरी चीज़ है, अपने दमखम से पश्चिम बंगाल की बात करें तो अपने दमखम से इन्होंने लड़ा, लेकिन फिर भी शुभेंदु अधिकारी को लेना पड़ा इनको, क्योंकि एक चेहरा चाहिए था वहाँ पे, भले अमित शाह। तो उस चीज़ की कमी है यहाँ पर, लेकिन क्या उस कमी को मुझे लग रहा है अजय आलोक के तौर पर शायद पूरी किया जाएगा। एकदम सही कह रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अहम चीज़ जो मुझे लगता है कि बिहार की जनता को बदलाव चाहिए, क्योंकि मांझी के सिवा अगर मैं बात करूँ तो किसी ने इतने लंबे अरसे तक नीतीश कुमार के सिवा किसी ने वहाँ पे सीएम की पदवी नहीं संभाली है। और जो वोट 2020 में हुए थे, अगर उसकी मतगणना अगर आप देखेंगे तो वहाँ बदलाव लोगों को चाहिए। और नीतीश के खिलाफ, जेडीयू के खिलाफ काफ़ी लोगों ने वोट दिए थे, इसलिए सीटें भी उनकी कम आई थी। और अगर भाजपा कोई प्लान सी अगर चलती है, कोई ऐसा बड़ा चेहरा सामने लाती है, तो वो जो आप बात कह रहे थे कि ना वो दिल्ली के ही रह जाएंगे ना वो पटना के रह जाएंगे, ये बात बिल्कुल सही उभर के आएगी कि ना वो यहाँ के रह जाएंगे। क्योंकि देखिए, उनकी जो लालसा है वो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपोजिट खड़े होकर पीएम की कुर्सी की लालसा है। तो पता चला कि ना वो सीएम ही रह पाएंगे ना वो पीएम ही रह पाएंगे, और बीच में फंस के रह जाएंगे। कहीं ना कहीं ये मनसा उनके अंदर जगा दी गई है। ये एक बड़ा गेम है। आप अगर नीतीश कुमार पता नहीं क्यों क्या सुशासन बाबू कहे जाते हैं, लेकिन ये गेम नहीं समझ पाए। जब हाल ही में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे नेताओं के द्वारा एक कमेंट आता है नीतीश कुमार के लिए कि नीतीश कुमार एक बेहतरीन नेता हैं, वो हमें लगता है कि प्राइम मिनिस्टर पदवी के लिए सही रहेंगे। उसके बाद लालू यादव
खुद वहाँ पे इतना बड़ा गेम करते हैं कि आप सही रहेंगे, जो इनको गाली दे रहे थे पिछले टाइम में। तो कहीं ना कहीं पे हमारा ये सोचना बेकार नहीं जाएगा कि नीतीश कुमार, अमित शाह, ये दो लोग मिलके गेम कर सकते हैं। आने वाले समय में क्या पता यूपी के राजभर की तरह बिहार में नीतीश कुमार निकल जाए और तेजस्वी यादव और जो लोग ये बयान दे रहे हैं कि लालटेन ऑन और बीजेपी गॉन, कहीं उल्टा ना हो जाए। और देखिए अहम बात यह है कि अभी जो चुनाव हुए थे उसमें तेजस्वी यादव ने जो सबसे बड़ा मुद्दा युवा होने के नाते बेरोजगारी का उठाया था और काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया था नीतीश कुमार का कि बेरोजगारी बिहार में है, बिहार के लोगों को बाहर जाके बेंगलोर में अलग अलग जगहों पे रोज़गार ढूंढना पड़ता है, वो यहाँ पे अगर आएंगे तो वो इस तरह से लेके आएंगे। तो एक तरफ से अभी आप कुछ महीनों पहले इतना विरोध कर रहे थे, अब आप साथ में आ गए, तो ये सब मुद्दे जो है लहर के अपोजिट। साक्षी मैं चाहूँगा, बिहार में जो लोग कहते हैं बेरोजगारी, महंगाई, ये वो फलाना ढमका, कोई मुद्दा नहीं है। बिहार में एक जातिगत मुद्दा है, ठीक है। इसीलिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए वो जातिगत जनगणना की बात करते थे। और जातिगत क्यों चिल्लाते थे? क्योंकि उनको पता था कि जातियों का खेल बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। लेकिन आपको बता दूँ, अमित शाह केंद्र में है, जातिगत जनगणना के बारे में उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और वो भी जो इस समय, क्योंकि वो सबसे बड़े चाणक्य हैं इस समय भारत की राजनीति में, भारत की राजनीति की दुनिया में हर जगह अगर आती है नाम तो उनका आता है। तो ऐसे में मत समझिए जो हम अभी बात कर रहे हैं ये इंटरनल, अभी हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे कि वो उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि किस तरह के समीकरण बनेंगे। ऐसे में जो आपकी बात ये करें, नीतीश कुमार अमित शाह के साथ मिलकर खेल खेल रहे होंगे, ये संभावना हमें लगता है थोड़ी सी कम है। सभी दर्शकों से भी चाहेंगे कि विश्वेश के बाद से क्या आप सहमत हैं कि क्या अमित शाह और नीतीश कुमार दोनों मिलकर यहाँ पर खेल रहे हैं? क्योंकि हमारे और विश्वेश के बीच में यहाँ थोड़ा कंट्रोडिक्शन है। आप सभी से चाहूँगा थोड़ा सा आप अपनी भी राय रखिए कि क्या उसमें ये खेल रहे हैं। मैं साक्षी से भी चाहूँगा कि साक्षी भी अपना राय दें कि क्या वाकई में खेल रहे हैं। लेकिन मैं आपको अपना बताऊँ, व्यक्तिगत बताऊँ तो इसमें लग नहीं रहा क्या खेल रहे हैं। यहाँ क्या हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ अमित शाह ने कहीं ना कहीं निवाला उसके उनके सामने वो डाला है, हड्डी डाली है और वो उस हड्डी के पीछे भाग पड़े हैं, कुछ यही हुआ है। लेकिन साक्षी क्या कहेंगी ये जो कल मैं ऐसे ट्वीट्स पढ़ रही थी सोशल मीडिया पे, लोगों ने जो बातें कही उसमें कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे साफ नज़र आता है कि नीतीश कुमार को ये एहसास हो गया था कि आगे आने वाले दिनों में मोदी शाह की जोड़ी उन्हें बड़ा नुकसान पहुँचाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि वो साथ मिल के खेल रहे हैं, इसके पीछे कुछ और उनकी जो 2024 को लेकर, क्योंकि लोगों ने उन्हें चढ़ाने का जो काम किया है, खुद ये बात लालू यादव ने, और इसके पीछे लालू यादव का भी बड़ा गेम हो सकता है। लड्डू खिलाने का काम लालू यादव कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से एक दिन के अंदर 3 मिनट में जिस तरह से बिहार की राजनीति बदली है, तो मुझे नहीं लगता कि साथ में आके खेल रहे हैं। लेकिन आगे फिर अमित शाह का क्या प्लान होता है ये देखने के बाद पता चलता है। ये एक बात तो सच होता है कि इतनी शांति से सारा खेल हो जाता है। बीजेपी 1 मिनट 12 सेकंड का प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। बीजेपी महज 1 मिनट 12 सेकंड का प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। कोई फोन किया और जिस तरह से शाहजहां हुसैन ने भी ये बात कही है कि हम किसी और पार्टी को कमज़ोर करने का काम नहीं करते, हम खुद को मजबूत करने का काम करते हैं। तो उनके बयान में भी ये बात कही ना कि छुपी कि वो खुद को कमज़ोर, अब खुद को मजबूत करने यहाँ पे सबसे अहम बात बताएंगे हम करेंगे। अब इस पर एक चीज़ बताइए, जैसे ये पूरा बीजेपी से बाहर हुए हैं एनडीए से, वैसे ही आपने देखा कि जब गठबंधन के लिए जब वहाँ गया है उन्होंने समर्थन पत्र सौंपा है तो 164 लोगों का समर्थन पत्र सौंपा है। 124 ही चाहिए था। उसमें आपको बता दें सबसे पहले इसमें जेडीयू है, आरजेडी है, 147 इन दोनों को मिला के 124 हो रहे थे। 4 हम हैं, वो मांझी की पार्टी का, कांग्रेस, लेफ्ट और सब एक साथ आ गए। मतलब वीआईपी इनके साथ है या नहीं, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, मैं इसको लेकर क्लेरिफाई नहीं करता। वीआईपी ने किया समर्थन, नहीं किया है, शायद वीआईपी ने नहीं किया समर्थन, उनकी जो सीटें थी, बाकी क्लेरिफाई मैं नहीं इस बात को कर सकता। तो ये सोचिए कि विपक्ष जो तो महागठबंधन की अभी बात कर रहा है, वो इतना भूखा था कि उसको पता ही नहीं उन्होंने क्या किया। नीतीश ने इस्तीफा दिया चुपके, वो अचानक से सब लोग जाकर के वो इकट्ठा हो गए और सब भेड़िए चाल में हाँ हम भी आपके साथ, हम भी आपके साथ। समझिए खेल क्या चल रहा है कि ये जो महागठबंधन को कहीं एक्सपोज भी करने की बात तो नहीं करती यहाँ पे। महागठबंधन देखो क्या हालत, इनके सत्ता के लिए क्या कर रहे हैं लोग। देखिए एक टाइम आया था जब मोदी आए थे, एक टाइम आया था कि जब मोदी की स्टार्टिंग हुई थी तो लोगों ने बोला था ये ज़्यादा दिन चल नहीं पाएंगे। और उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे ये जितने भी विपक्षी संगठन हैं, पहले 2 जुड़े, फिर 3 जुड़े, फिर उन्होंने एड़ी से लेकर चोटी तक कदम लगा दिया। महागठबंधन से महागठबंधन बन गया। लेकिन आज भी सत्ता वही है भारतीय जनता पार्टी की। आज भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर पूरी देश चल रहा है। कोई भी अभियान छेड़ता है उनके मुंह से एक बात निकलती है, पूरा देश उसको मानता है। तो
नीतीश कुमार जिसको कॉम्पीट करना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार जिसको कॉम्पीट करने का सपना देख रहे हैं, वो ये क्यों भूल जा रहे हैं कि उसी के दम पे 2020 से लेके अभी तक वो रहे हैं वहाँ पे। एनडीए का अगर समर्थन नहीं होता तो कहीं ना कहीं जेडीयू अभी आरजेडी के सामने ख़त्म हो रही थी। नीतीश कुमार ने भले से संभाला हो। नीतीश कुमार का अगर आप ब्रेकअप और पैचअप का वो हिस्ट्री देखेंगे तो 2000 से लेकर 2020 तक आप देखिए, कम से कम नहीं तो इन्होंने 9 बार ब्रेकअप पैचअप किया। तो उनकी ये हिस्ट्री बता रही है कि वो बिना गठबंधन के नहीं संभाल पाएंगे। अकेले चुनाव, गिरिराज सिंह ने भी ये एक बड़ा बयान दिया है, भारतीय जनता पार्टी गिरिराज सिंह ने साफ कहा है कि अब नीतीश कुमार कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं वो जाने, जो भी भला हो उनके लिए, लेकिन वो अकेले बिहार में चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और ये एक कड़वी सच्चाई है सुशासन बाबू के लिए। ये एक कहावत है, अगर अकेले बाहर चना क्या नहीं फोड़ता, नहीं खड़ता। लेकिन ये बात नीतीश कुमार के लोग कर रहे हैं, लेकिन मोदी ने तो अकेले होकर के सब कुछ प्रचंड वो कर दिया। मानस जी एक बात कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री पद की लालसा किसके अंदर नहीं थी? राहुल गांधी के अंदर थी। फिर बीच में जब लोगों ने ऐसे चढ़ाया था तो अरविंद केजरीवाल को भी ये लगने लगा था कि वो मोदी के खिलाफ बनारस से जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो उनको भी लगने लगा था कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सोनिया गांधी को भी एक समय पर लगता था कि वो प्रधानमंत्री बन सकती है। तो लोग ऐसे आते रहते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि वो प्रधानमंत्री बन सकती है, नीतीश कुमार को अब ऐसा लग रहा है। लेकिन मोदी के नाम से जो वोट बैंक है, मोदी के नाम पर जो लोग वोट देते हैं, वो लोग कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और ये जो लोग हैं जो जिनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो टक्कर दे सकते हैं मोदी को, तो वो अपने स्टेट में, चाहे अखिलेश यादव की मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश में, तो चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, इन लोगों को अभी मोदी के टक्कर में आने में समय लगेगा। ये चीज़ जनता जानती है। देखिए, इन लोगों की खुशी देख के साफ जाहिर पता चल रहा है कि ये इन लोगों ने पूरी कोशिश कर ली, ये लोग नहीं तोड़ पाए। अब ये इन्होंने क्या किया, एक छोटी उम्मीद इनके अंदर जो बची है नीतीश कुमार के थ्रू, अब 2024 तक वो उम्मीद भी ख़त्म होने वाली है और उसके साथ पार्टियां भी ख़त्म होने वाली हैं। जो एक सीधा मुद्दा आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व मोदी सरकार ने किया, भारत की जनता को जो मोदी सरकार ने दिखाया, प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया कि कैसे प्रधानमंत्री पदवी का इस्तेमाल होता है। इससे पहले कई ऐसे प्रधानमंत्री आए देश में, मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अर्थव्यवस्था में तो 4 चांद लगा दिए, लेकिन प्रधानमंत्री पद की क्या पावर है उनको पूछ लिया जाता तो उनको पता नहीं होता। आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पे एक चीज़ दिखाई कि हाँ, जिस पदवी पे हम बैठ के कमा रहे थे, खा रहे थे, उस पदवी की औकात क्या है। अगर हम उस पदवी का सही इस्तेमाल करने लग जाए तो भारत की जनता कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। तो नीतीश कुमार, चाहे राहुल गांधी, चाहे सोनिया गांधी, इन सभी लोगों ने, इन सभी का रिप्रेजेंटेटिव जनता होती है। ये चाहे कुछ भी कर ले, आखिर में जनता का वोट आएगा, जनता की राय आएगी। और जनता इस बात को जान चुकी है कि जब तक ऊपर मोदी बैठा है तब तक देश सुरक्षित है, और जब तक वैसा नेतृत्व किसी के पास रहेगा तभी वो पीएम बन पाएगा। क्योंकि अब हमारे जो नए तबके के बच्चे आ रहे हैं वो भी एजुकेटेड हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं। अब बच्चे ये नहीं सोचते हैं कि हमारा घर चल रहा है तो ठीक है, अब बच्चे ये देखते हैं कि हमारा देश का नाम बाहर कहाँ तक गया, किसने फैलाया, और उसको देखने के बाद नेतृत्व तय करते हैं। और अब जनता के दिल में एक शख्स बैठ चुका है, वो है मोदी। चाहे आप कई एग्जाम्पल हैं, कोई भी उदाहरण उठा लीजिए, उन सारे उदाहरणों से पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देना आने वाले 10-15 साल तक मुश्किल है। 2024 के लिए जो लॉलीपॉप नीतीश बाबू को दिया गया है, वो लॉलीपॉप 4 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात में खत्म है। मैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ूंगा, लेकिन सबसे हम बताऊं आपको, शायद नीतीश कुमार को एक झटका तब लगा होगा, अभी हाल ही में सर्वे आए थे 2024 चुनाव के, जहां बीजेपी 376 सीटें क्रॉस कर रही थी, हो सकता है 400 सीटों की। तो उसमें बीजेपी का अपना जो वोटिंग परसेंटेज था बहुत तेज़ी से बढ़ा था। अब इसमें नीतीश कुमार को ये लगा कि क्योंकि अभी उनका केंद्र में कोई कुछ खास नहीं उनका, तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं अभी हम मुख्यमंत्री हैं, उनकी उम्र भी हो रही है, प्रधानमंत्री के बाद अगले प्रधानमंत्री और हैं, विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है, और इस तरह से लालू प्रसाद यादव खत्म हो चुके हैं, मतलब उनकी राजनीति कुछ नहीं है। तो उनको लगा कि शायद कि अब ये लालू के बेटों के साथ हम नैया पार कर लेंगे, लेकिन साहब अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इनकी राजनीति कैसे वो बिहार से अब आगे निकलेंगी, क्या उनकी वो होगी, वो आगे चीज़ें हैं। चलिए हम इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करेंगे। एक हेल्दी डिबेट था और ये अच्छा डिबेट था जहाँ पे, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर लोगों को लग रहा हो कि विश्वेश ने अभी जो बातें कही मोदी जी को लेके, कि अगर लोगों को लगता है कि उन्होंने सिर्फ मोदी के पक्ष में कहा, तो मैं आप जो दर्शक देख रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया चाहूँगी कि आपको लगता है कि क्या कोई ऐसा अपोजिशन में नेता है जो मोदी के पक्ष में खड़ा हो सकता है? अगर आपको लगता है, जो दर्शक देख रहे हो, अगर आप हमारी बात से अगर नहीं भी सहमत है तो आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि क्या ममता बनर्जी को आप अपोजिशन में देख सकते हैं, या नीतीश कुमार को आप देख सकते हैं, या राहुल गांधी, क्योंकि अब ऐसे
बड़ा खुलासा हो रहा था कि राहुल गांधी अगले पीएम बनेंगे जब वो दक्षिणा ले रहे थे। तो ये सब चीज़ें जब सामने आती है तो आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत ज़रूरी हो चलिए मैं जाती है उस समय पे। दर्शकों को टास्क दे देता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी थी और वीडियो लंबी थी, इसमें हम आप सभी से चाहेंगे कि जो जब अब तक आए हैं वो कम से कम कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिख दें। हमें पता तो चले कितने लोग पूरी लंबी वीडियो उन्होंने देखी है। तो अगर आखिरी तक आप आए हैं तो कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखें और पूरे वीडियो पर अपनी कमेंट्स ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।